गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ओवरमैन का जो एग्जाम हुआ था 2021 में डीजीएमएस द्वारा जो कंडक्ट की गई थी दिसंबर 2021 में, उसके क्वेश्चन को मैंने अपलोड किया था सॉल्यूशन देते हुए, जो कि 3 नंबर तक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया था। इसके साथ ही मैंने पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डेप्रिसिएशन, इन वर्ड का मतलब आपको समझाते हुए उस वीडियो को अपलोड किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको ओवरमैन में जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था डीजीएमएस का, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 नंबर के बाद से सॉल्यूशन देना प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स अपने डाउट जो होती है उसको कमेंट्स दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करके मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फायदा पहुंचाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को समझते हुए उसका आंसर दीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आते हैं ये ओवरमैन OMU मतलब कि ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2021 का ये जो है क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये रही क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, पढ़ते हैं। दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ self heating of coal or other carbonaceous material resulting eventually in its ignition is said as। यहां पर क्या कह रहा है कि सेल्फ हीटिंग का प्रोसेस जो कोल का होता है या अन्य कार्बोनेशियस मटेरियल का होता है, रिजल्टिंग इवेंचुअली इन इट्स इग्निशन, जिसके कारण से उसमें इग्निशन चालू हो जाती है, वो सेल्फ हीटिंग क्या कहलाता है। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन ए दिया है इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन सी स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ऑप्शन डी कंबस्टन, ऑप्शन ई नन। तो यहां पर दोस्तों आंसर पर आने के पहले जो इग्निशन टेम्परेचर होती है दोस्तों, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों, जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है दोस्तों, कंबस्टन होता है दोस्तों, यहां पर इन चारों वर्ड का मतलब समझ लीजिए। मैं वैसे लिख करके अपलोड कर दिया हूं, लेकिन मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इग्निशन टेम्परेचर किसी भी पदार्थ में वह टेम्परेचर जिसमें उसमें आग पकड़ ले, आग लगने का संकेत मिलने लगे, वो कहलाता है उस पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर। हर पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कोयले का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 300 मीटर है। तो ये आप इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझे। दूसरा वर्ड था दोस्तों, वो क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है दोस्तों? ये एक समय काल होती है। समय काल होती है कब से कब तक का, इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कब से कब तक का? जब डिप्लेरिंग चलाते हैं, यानी कि कोयले का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जो रूफ फर्स्ट बार केव होती है गोभ में, तो जिसको बोलते हैं फर्स्ट लोकल फॉल। तो फर्स्ट लोकल फॉल के समय से लेकर के जब आग लगने की प्रथम संकेत आपको दिखाई देती है, आग लगने की प्रथम संकेत दिखाई देती है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की जो प्रथम संकेत दिखाई देती है, उन दोनों पीरियड के बीच का समय ही क्या कहलाता है? उस कोल सीम का इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। दोस्तों, फर्स्ट रूफ फॉल, गोफ में फर्स्ट लोकल फॉल से लेकर के इग्निशन का प्रथम संकेत मिलने के बीच का पीरियड ही क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। दोस्तों, जो कि झरिया खोल में 3 महीने से लेकर के 18 महीने तक अलग अलग कोल सीम के लिए पाए जाते हैं। दोस्तों, अलग अलग कोल्ड फील्ड में भी ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, आग लगने का जो है, वो अलग अलग पीरियड है। दोस्तों, दूसरा वर्ड था दोस्तों स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होती है? स्वतः दहन जिसको बोलते हैं, स्वतः दहन। कोयले की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है कि
कि वो पोरस होता है। वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का उसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर जनरेट होने लगते हैं, जिसको C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस CO प्लस हीट प्लस वेपर आप कह करके इसके रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, जिसको स्वतः दहन कह रहे हैं, ये एक सेल्फ हीटिंग ही है। जैसा कि प्रश्न में आप देखे थे कि सेल्फ हीटिंग है जिसके अंदर कोयला या अन्य कार्बनमय पदार्थ का इग्निशन हो जाता है, तो ये प्रोसेस सेल्फ हीटिंग होती है, जिसके कारण से आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर होगी दोस्तों। कंबस्टन, कंबस्टन यानी जलना। यहाँ पर अन्य कोई भी पदार्थ जो जलने लगती है जिस टेम्परेचर पे, वही कहलाती है बर्निंग, जिसको बोलते हैं कंबस्टन कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर, इंक्यूबेशन पीरियड, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और कंबस्शन, ये चारों वर्ड जो है समझ लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आते हैं, इसी को मैं जो है यहाँ पर लिख करके अपलोड कर दिया हूं, आप लोग इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं बाद में। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसको हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए थिक रेड डब्लू shown on the mine plan indicate location of। यहां पर मतलब समझते हैं दोस्तों, मोटा लाल डब्लू क्या दिखा देता है माइन प्लान में। को माइन प्लान में अगर मोटा लाल कलर का डब्लू लिखा हुआ हो तो वो क्या दिखाता है, ये आपको समझना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है विंडो, ऑप्शन बी दिया है वाटर डैम, ऑप्शन सी दिया है वाइंडर, ऑप्शन डी दिया है वॉक वे और ऑप्शन ई दिया है नन। दोस्तों यहाँ पर जो डब्लू है, थिक मोटे लाल कलर में जो डब्ल्यू लिखा रहता है, ये जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो शेड्यूल, लास्ट तरफ जो शेड्यूल दी हुई है उसमें सिंबल दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है और किससे जो है क्या उसको कहते हैं वो दिया हुआ है। जैसा कि मैं यहाँ अपलोड करके रखा हूं दोस्तों, ये जो है शेड्यूल का है जो मेंटेन किया जाता है रेगुलेशन 64 के दूसरे नंबर के तहत, माइन प्लान के तहत। तो इसमें देखिएगा ये जो वाटर डैम है दोस्तों, मेरी जो कर्सर घूम रही है डब्ल्यू से दर्शाते हैं, जो कि इन रेड में लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो है वाटर डैम डब्ल्यू से ही डिनोट की जाती है, डब्ल्यू से उसे दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों यही प्रश्न तो नहीं आएगी आपका जो 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाला है, इनमें से कोई भी आपकी आ सकती है दोस्तों। इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। कोई भी सिंबल में अगर डाउट आती है, कलर के साथ याद करना है दोस्तों। तो यहां पर कोई भी अगर डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मेरे से उस कमेंट के उस सिंबल के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग आंसर बी को टिक लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता क्या है, पढ़ते हैं दोस्तों। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सरफेस माइन डेवलपमेंट ए बॉक्स कट इज डिफाइंड एज, यानी कि सरफेस माइन जो ओपन कास्ट माइन होती है उसके संबंध में जो ये बॉक्स कट है वो क्या मतलब दर्शाता है। तो बॉक्स कट का मतलब पूछ रहा है दोस्तों। यहां पर ए नंबर कहता है द इनिशियल कट मेड टू ओपन ए माइन, माइन को ओपन करने के लिए जो प्रारंभिक कट बनाते हैं। बी नंबर कहता है द कट यूज टू एक्सटेंड हॉल रोड, हॉल रोड को बढ़ाने के लिए जो कट यूज की जाती है। सी नंबर कहता है दोस्तों कट लुक लाइक्स एन ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स जैसा दिखने वाला एक कट होता है दोस्तों। डी नंबर कहता है फाइनल कट मेड टू क्लोज द माइन, माइन क्लोज करने के दौरान एक फाइनल कट देते हैं दोस्तों। और द कट यूज फॉर एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, वाटर को जमा करने के लिए ये कट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर जो बॉक्स कट है दोस्तों, बॉक्स कट एक बॉक्स जैसा ही रहता है, लेकिन वो जब माइन को एंट्री करते हैं, माइन जब चालू करते हैं तो
शुरुआत में वो तैयार की जाती है, जिसके बाद आगे की ओर बढ़ा जाता है दोस्तों। माइन को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, कोल के एक्सपोज करने के लिए बेंच तैयार किए जाते हैं। तो यहां पर इनिशियल कट मेड टू ओपन ए माइन, यानी माइन को ओपन करने के लिए इनिशियल में कट लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है बॉक्स कट दोस्तों। तो आंसर ए को टिक लगाते हुए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है दोस्तों, द स्पेनर इज नॉट मैचिंग विथ नट। स्पेनर का मैं यहां पिक्चर बनाया हूं, एक पाना होता है दोस्तों, जो बस्टर लोग अपने पास बहुत सारे पाने रखते हैं, वो अगर नट के साथ मैचिंग नहीं होती है खोलते या लगाते समय, खास करके खोलते समय, तो व्हाट ए टेक्नीशियन टू डू, तो वो टेक्नीशियन क्या करेगा। ऑप्शन ए कहता है चेंज स्पिनर, स्पिनर को बदल देना होगा, कट नट, नट को काटना होगा, हैमरिंग करना होगा, चीजलिंग यानी कि छेनी से उसको काटना होगा, नन ऑफ दिस यानी कि इस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सिंपल सा बात है कि फिटर जो है, अगर पाना फिट नहीं बैठ रही है नट के साथ, तो पाने को दूसरा बदल करके, ये जो मैं पिक्चर डाल के रखा हूं इनमें से कोई पाने जो फिट बैठती है उसको लेकर के वो यूज करेगा, खोलने का काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से चेंज स्पिनर यानी कि पाने को बदलना, ये आंसर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ओवरमैन के दोस्तों, आपको इंग्लिश वर्ड का ही यूज करना है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आपको इंग्लिश वर्ड जब सेकंड क्लास कर दीजिएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि हिंदी का टफ नजर आता है, कठिन नजर आती है। तो इंग्लिश वर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये रही क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, परमिशिबल लेंथ ऑफ ट्रेलिंग केबल फॉर HEMM इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में HEMM का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, हैवी, H फॉर हैवी, E फॉर अर्थ, M फॉर मूविंग, M फॉर मशीनरी। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मतलब भारी जमीन पर चलने वाली मशीन। HEMM का जो केबल है, HEMM का जो ट्रेलिंग केबल का लेंथ जो है वो परमिशिबल कितना करता है, तो इसके संबंध में जो CEAR है 2010 यानी इलेक्ट्रिसिटी रूल जिसको बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ जो रेगुलेशन है उसकी बात करते हैं 2010 की। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, ए 60 मीटर, बी 90 मीटर, सी 150 मीटर, डी 180 मीटर, ई 300 मीटर। तो यहां पर आपको आंसर ई जो है राइट आंसर होगी दोस्तों, जो कि परमिशिबल लेंथ जो है ट्रेलिंग केबल का 300 मीटर है दोस्तों। किसके लिए, HEMM जो ओपन कास्ट में यूज होती है उसके लिए। ये रेगुलेशन मैं रेफरेंस लिखा हूं दोस्तों कि रेगुलेशन 107 का 8 नंबर जो है CER 2010 के लिए, रेगुलेशन 107 का 8 नंबर है। देखिए मैं यहाँ अपलोड करके भी रखा हूं, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। फ्लेक्सिबल केबल एक्सीडिंग 100 मीटर इन लेंथ शैल नॉट बी यूज्ड विथ एनी पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस। यानी पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के साथ 100 मीटर से अधिक लेंथ का कोई भी फ्लेक्सिबल केबल उपयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। यहां पर पोर्टेबल एपरेटस और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस का डेफिनेशन आपको याद रखना हो दोस्तों, क्योंकि इसके डेफिनेशंस विगत वर्ष में पूछे गए हैं दोस्तों। पोर्टेबल एपरेटस मतलब ऐसा एपरेटस, पोर्टेबल एपरेटस मीन्स ऐसा एपरेटस, डेफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों, यही CEAR 2010 के जो डेफिनेशंस हैं उसमें दिया हुआ है कि पोर्टेबल एपरेटस मतलब ऐसा एपरेटस जो मूविंग करते हुए अपना काम करता हो। जैसे ड्रिल मशीन, अंडरग्राउंड माइन में जो ड्रिल मशीन होती है वो फेस में होल लगाती है, काम कर रही है, लेकिन वो जो है साथ में मूव भी करती है। उसी तरह से LSD मूव करती है और काम करती है, SDL मूव करती है, काम करती है, और ओपन कास्ट माइन में डोजर मूव करती है और काम करती है। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स जो कि मूव भी करे और काम भी करे उसको बोलते हैं पोर्टेबल ऑपरेटर्स दोस्तों। मैं एग्जांपल भी आपको दे चुका हूं। अब ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स की बात करते हैं दोस्तों। इसकी डेफिनेशन ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोई ऐसा ऑपरेटर्स जो एक जगह स्थिर होकर के काम करता है परंतु उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसा एपरेटस ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस कहलाता है। जैसे कि हॉलेज, अंडरग्राउंड में जो हॉलेज मशीन है वो
एक जगह स्थिर होकर के काम करती है दोस्तों, लेकिन हम उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जा सकते हैं। उसी तरह से जो पंप होती है वो एक जगह स्थिर होकर के काम करती है, लेकिन आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से ओपन कास्ट माइंस में भी ड्रिल मशीन जो होती है एक जगह होकर के काम करती है, लेकिन उसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल में क्लासिफाई किए हैं दोस्तों, उसको समझना होगा दोस्तों। तो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के लिए जो फ्लेक्सिबल केबल की जो लेंथ होती है वो 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इसमें जो कहता है पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस के बाद यहां पर जो नेक्स्ट कहती है वो क्या कहती है दूसरी लाइन दोस्तों, कि provided that such flexible cable when used with coal cutting machine, जिसको CCM दोस्तों अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, या कटर या लोडर या आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर AFC जो दोस्तों लॉन्ग वाल फेस पर यूज की जाती है, AFC या जो यहाँ पे दिया हुआ है, और विथ सटल कार जो कि कंटिन्यूस माइनर के साथ लगाई जाती है, लोड हॉल्डम पर LHD, कटर लोडर यानी कि मान के चलिए कंटिन्यूस माइनर की बात कर रहा है, या ऑल लाइक इक्विपमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड डिब्लेरिंग ऑपरेशन शेल नॉट एक्सीड 250 मीटर इन लेंथ। तो ये जितने भी इक्विपमेंट की बात किया, मशीनरी की बात किया दोस्तों, चाहे CCM हो, LHD हो, AFC हो, या फिर जो है सटल कार हो, LHD हो, इन सभी जो इक्विपमेंट्स है, मशीन है, इनके केबल की लेंथ 250 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस टाइप का प्रश्न पूछना ही पूछना है दोस्तों, याद रखना है। अब देखते हैं, प्रोवाइडेड फिर से कहता है कि फर्दर दैट द एफोरसेड केबल इज इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन व्हेन यूज्ड विथ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। आ गई दोस्तों आपकी प्रश्न में पूछी गई शब्द HEMM सेल नॉट एक्सीड 300 मीटर इन लेंथ फॉर 300 मीटर, यानी कि HEMM जो भी हम लोग ओपन कास्ट माइन में यूज करते हैं, चाहे वो शॉवेल हो, इलेक्ट्रिक शॉवेल हो, चाहे फिर और कोई मशीन हो, उसकी जो केबल की लेंथ होगी वो 300 मीटर से अधिक नहीं होगी। आंसर E जो दिया हुआ है दोस्तों आपको ऑप्शन में, वो इज द राइट आंसर होगी दोस्तों। यहां पर एक और लेंथ दी हुई है, 11 kV वाला जो एक्सकेवेटर है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जिसको बोलते हैं BWE, 11 kV वाला जो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड में चल रही है दोस्तों, वहां पर लिग्नाइट कोयले को निकालने के लिए, तो वो जो है 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक लेंथ का नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो आंसर ई को टिक लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ओवरमैन के स्टैंडर्ड का प्रश्न है दोस्तों। इस पर एक प्रश्न डेफिनेट है कि इस बार भी पूछी जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। सॉलिड ब्लास्टिंग इन डेवलपमेंट फेज ऑफ ए गैसी डिग्री सेकेंड सीम कैन बी डन ओनली इफ द परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंस गैस इज लेस देन। यहां पर सेकेंड डिग्री गैसी सीम जो ब्लास्टिंग की जा रही है, सॉलिड ब्लास्टिंग की जा रही है डेवलपमेंट फेज में, उसमें परसेंटेज ऑफ जो इन्फ्लेमेबल गैस है वो कितनी से कम होने पर ही आप सॉलिड ब्लास्टिंग करिएगा दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन ए में दिया 0.3%, बी में 0.5%, सी में 1%, डी में 1.25%, ई में 0.75%। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, मैं 12वें नंबर पॉइंट को दिखा दे रहा हूं, ये अपलोड करके मैं रखा हूं दोस्तों। सॉलिड ब्लास्टिंग का जो प्रिकॉशंस है उसमें ये लिखा हूं दोस्तों। देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि डिग्री 3rd गैसी सीम में जो प्रिकॉशंस ली जाती है सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इसको सबसे पहले याद करना है दोस्तों। आप इन पांचों को याद करने के बाद जब भी आपसे कोई पूछा जाता है या याद रखने की बात आती है तो ये पांचों को सबसे पहले बताइए, उसके बाद जो है आप अल्म सीक्वेंस नंबर को बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहां पर जो है जो आपका क्या दिया हुआ है, कौन सी पॉइंट, 12वें नंबर पॉइंट देखिएगा दोस्तों। गैस टेस्टिंग अप टू
20 मीटर ऑफ द फेस से 20 मीटर के अंदर गैस जांच करनी है। नो फायरिंग इफ द गैस परसेंटेज इज मोर देन आर इक्वल टू 0.5%। तो यहाँ पर 0.5% के बराबर या उससे अधिक रहने पर हम लोग फायरिंग नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। मैं इसके कीवर्ड और की नंबर को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों। उस कीवर्ड यानी केवल जो दिखाई दे रही है 10 या 12 पॉइंट जो आपको आने वाली है एग्जाम में दोस्तों, उसको मैं कीवर्ड और की नंबर के तहत मैं आपको समझाऊंगा और अपलोड करूंगा दोस्तों। इसके बाद का जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें दिखिएगा कि इसके कीवर्ड को कैसे आप याद रख सकते हैं। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही सरलता से याद रह जाएगी दोस्तों और कोई भी पॉइंट आप भूल नहीं पाइएगा। आंसर आपकी राइट होगी ही होगी दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आंसर बी को टिक लगाते हुए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, व्हाइल ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू ओवरहेड लाइन इन ओपन कास्ट माइन। जब आप ओवरहेड लाइन ओपन कास्ट माइन में ओवरहेड लाइन के थ्रू जो है आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो अर्थिंग ऑफ एपरेटस इन द माइन इज कैरिड आउट टू सरफेस सबस्टेशन। जो अपना अर्थिंग है वो माइन में जो एपरेटस के लिए करते हैं वो सरफेस सबस्टेशन द्वारा, सरफेस सबस्टेशन से जो हम लोग कैरी करते हुए लाते हैं उसका अर्थिंग हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आर्मरिंग ऑफ द केबल, अर्थिंग ऑफ द पोल, सी नंबर में रनिंग कंटिन्यूअस अर्थ वायर अलोंग द ओवरहेड लाइन, डी नंबर अर्थिंग ऑफ अल्टरनेट पोल्स, ई नंबर में अर्थिंग ऑफ सेंडिंग इंड एंड रिसीविंग इंड पोल्स। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा ये जो वर्ड है मैं हिंदी में क्या बताऊं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। केबल का आर्मरिंग, पोल पर अर्थिंग, पोल का अर्थिंग, ओवरहेड लाइन के अलोंग कंटिन्यूअस लगातार जो है वायर को रनिंग कराना है, अल्टरनेट पोल्स पर का अर्थिंग करना है, या जो पोल के सेंडिंग इंड है और रिसीविंग इंड है वहां पर अर्थिंग करना है दोस्तों। तो तुरंत आपको दिमाग में जाना चाहिए दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी रूल जो अपना 2010 है जिसको CEAR के नाम से जानते हैं 2010, उसका रेगुलेशन नंबर 72 है दोस्तों। देखिए अर्थिंग इसमें मैं पढ़ता हूं दोस्तों 72 को। ये क्या कहता है, all metal supports and all reinforced and pre-stressed cement concrete support of overhead line, आ गई overhead line, and metallic fitting attached thereto shall be either permanently and efficiently earthed by the providing a continuous earth wire। आ गई continuous earth wire। ये जो ओवरहेड लाइन है कंटिन्यूअस अर्थ वायर जो है लगाई जाएगी, तो यहां पर जो है कंटिन्यूअस अर्थ वायर अलोंग ओवरहेड लाइन। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और इसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर दोस्तों, सॉरी 11th की ओर दोस्तों। अब यहां पे देखिए दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज सीरियस बॉडली इंजरी। इनमें से कौन सी इंजरी जो है सीरियस बॉडली इंजरी के रूप में नहीं जो है दर्शाई जाएगी, नहीं बताई जाएगी। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों, परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई स्थायी क्षति, बॉडी के किसी भाग का स्थायी क्षति, परमानेंट इंजरी टू द साइट और हियरिंग, जो देखने की या सुनने की हमारी भाग है शरीर का उसकी अस्थायी क्षति, या परमानेंट फिजिकल इनकेपेबिलिटी और फ्रैक्चर टू एनी बोन, जो हमारा कोई भाग है शरीर का उसकी अस्थायी उपयोग करने की अस्थायी लॉस हुई है, परमानेंट फिजिकल इनकेपेबिलिटी अस्वस्थता, बोन का फ्रैक्चर हुआ, कोई हड्डी की फ्रैक्चर हुई है। डी नंबर में कहते हैं इंजरी टू थंब ऑफ राइट हैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज। राइट हैंड का थंब में अगर आपको इंजरी हुई है दोस्तों, तो इसको आप देखिएगा कि जो माइंस एक्ट 1952 का डेफिनेशन है जिसका क्यू नंबर जो है आपको याद रखना होगा, क्यू नंबर सीरियस बॉडली इंजरी है, उसमें आपको इसको डिफाइन किया है दोस्तों क्या, सीरियस बॉडली इंजरी। देखिए दोस्तों यहां पर मैं कट पेस्ट करके लिख दिया हूं, दिस मीन्स एनी इंजरी इन्वॉल्व्स और मे इन्वॉल्व्स इन और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि इसका मतलब है ऐसा इंजरी जिसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है दोस्तों। परमानेंट
लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भाग का या सेक्शन का अस्थायी क्षति, यूज ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी सेक्शन का या पार्ट का उपयोग करने की आवश्यकता हुई है, या परमानेंट लॉस ऑफ इंजुरी टू साइट और हियरिंग, सुनने या देखने की जो अस्थायी इंजुरी हो गई है, एनी फिजिकल इनकेपेबिलिटी या कोई शारीरिक अशक्तता हो गई है, या एनी फ्रैक्चर ऑफ बोन, कोई बोन में फ्रैक्चर हुई है, एक या एक से अधिक जॉइंट में फ्रैक्चर हुई है, या फ्लेंजेज जो हाथ और पैर के जो फ्लेंजेज है उसमें कोई फ्रैक्चर हुई है। तो यहां पर दोस्तों थंब में फ्रैक्चर नहीं हुई है। हाँ, अगर ये दे देता फ्रैक्चर टू इन थंब ऑफ राइट हैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 डेज भी नहीं जरूरी है, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 7 डेज ही होगी। तो यहां पर आंसर डी इज द रॉन्ग होगी इस स्टेटमेंट के लिए कि सीरियस बॉडीली इंजरी में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे दोस्तों। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। थंब की जो इंजरी जो 7 दिन के लिए अगर हुई है, फ्रैक्चर नहीं हुई है, तो वो जो है सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं कहलाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं दोस्तों। The statutory restriction line shall be shown in the plan within a distance of water। यानी जो कानूनी सीमित लाइन है, कानूनी जो रिस्ट्रिक्शन लाइन है जो दिखाया जाता है प्लान में, वो वाटर के किस डिस्टेंस तक दिखाई जाती है। यानी कि अंडरग्राउंड माइन में आपको कहीं पर वाटर बॉडी है, वाटर लगा हुआ है जिसको आप फिजिकली इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा लिक्विड मैटर है जो कि फ्लो होने की टेंडेंसी रखती है जिसको इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस जो वाटर बॉडी है उसकी जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन उसके जो एक्सटेंट है, फैलाव है, उस फैलाव से 60 मीटर दूरी के अंदर अगर आपकी वर्किंग आ जाती है तो आप बिना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर के अनुमति के उस ओर रास्ता या रोड जो ड्राइव कर रहे हैं आप नहीं करेंगे दोस्तों बिना परमिशन का। तो यहां पर स्टेचुटरी जो लाइन, रिस्ट्रिक्टेड लाइन दी जाती है वो 60 मीटर की दूरी पर दी जाती है और ग्रीन कलर से दी जाती है दोस्तों। ये वाटर डेंजर प्लान में मेंटेन किया जाता है और ये जो मेंटेन करने की काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर एजेंट, ऑनर में ओवरमैन की और साथ ही सर्वेयर की रहती है दोस्तों। तो यहां पर देखिए स्टेचुटरी रिस्ट्रिक्शन लाइन में लिख दिया हूं, द अंडरग्राउंड प्लान मैनेजर ओवरमैन एंड वाटर डेंजर प्लान, मैनेजर ओवरमैन जो है अंडरग्राउंड प्लान, वाटर डेंजर प्लान शैल बी आल्सो बी मार्क्ड विथ ए ग्रीन लाइन वर्ज्ड ग्रीन एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर बीइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन वेदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन। यानी कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ऊपर से नीचे हो या इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी 60 मीटर के डिस्टेंस को हम लोग मानते हुए जो रिस्ट्रिक्शन लाइन है वो लगाएंगे दोस्तों। तो ये रेगुलेशन 150 का 3 नंबर है दोस्तों 2017 रेगुलेशन सीएमआर का। तो इस तरह से 12 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, ये जो रेगुलेशन है दोस्तों जो कि प्रिकॉशन अगेंस्ट अंडरग्राउंड इनंडेशन, तो प्रिकॉशन अगेंस्ट अंडरग्राउंड इनंडेशन जो रेगुलेशन 150 है ये बहुत बड़ी रेगुलेशन है दोस्तों। तो इस रेगुलेशन को मैं कीवर्ड और की नंबर के रूप में 10 से 12 पॉइंट भी मत के 12 शब्द के रूप में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आप उसको स्टडी करके अपने दिमाग में बड़ा इजीली तरीके से याद रख सकते हैं और एग्जाम में इसके आने पर पॉइंट दो सकते हैं। मैं 2 वादा कर रहा हूं दोस्तों, सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन जो 10 से 12 पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। साथ ही जो है जो रेगुलेशन 150 है सीएमआर 2017 का, उसकी जो 10 से 12 पॉइंट ही शॉर्ट में मैं उसके कीवर्ड और की नंबर को अपलोड करूंगा दोस्तों। और आप फर्स्ट क्लास के दोस्तों या सेकंड क्लास के दोस्तों या फिर ओवरमैन के दोस्तों, इसके प्रिकॉशन जो ओवरमैन के एग्जाम में आई है, यहां तक कि फर्स्ट क्लास के लिए भी वो यूजफुल है। आप उसको अध्ययन करके अपने दिमाग में रख सकते हैं उस वीडियो को अपलोड करके। दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में फैलाने का कोशिश कीजिए, उसकी प्रचार कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।